जादुई दो छोटे बड़े लहंगों का जादू। रत्नागिरी गांव में विद्या अपनी सौतेली माँ कावेरी के साथ रहती थी। कावेरी बहुत ही लालची और घमंडी किस्म की औरत थी। वह विद्या पर बहुत ही अत्याचार किया करती थी। वह उससे पूरे दिन घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक टाइम का खाना भी ढंग से नहीं दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन विद्या की एक दोस्त काजल अपनी शादी का कार्ड देने के लिए उसके घर आती है, लेकिन बेचारी विद्या के पास तो शादी में पहनने लायक कोई कपड़े ही नहीं थे। इसलिए वह अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, एक हफ्ते बाद मेरी दोस्त की शादी है और उसने मुझे अपनी शादी में बुलाया है, लेकिन माँ, मेरे पास उसकी शादी में पहनने के लिए कोई कपड़े हैं ही नहीं, तो क्या आप मुझे एक लहंगा दिलवा दोगी? क्या क्या बोला तूने? अरे आज तक तो मैंने अपने लिए लहंगा खरीदा ही नहीं, तुझे कहाँ से दिलवा दूंगी? इसलिए जा और चुपचाप जाकर अपना काम कर। लेकिन माँ, मैं उसकी शादी में क्या पहन कर जाऊंगी? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं हैं। अरे तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती? अगर तूने दोबारा मेरे सामने कपड़ों का नाम लिया ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चल भाग यहाँ से। विद्या जब एक हफ्ते बाद अपने दोस्त की शादी में वही पुराने फटे कपड़े पहनकर गई तो वहाँ पर आए बाकी के लोग विद्या का बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। यह सब देखकर विद्या को बहुत ही बुरा लगता है और वह शादी छोड़कर गांव से बाहर एक जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? यहाँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी सौतेली माँ भी मुझ पर हमेशा अत्याचार करती रहती है। मैं उनके साथ और नहीं रहना चाहती, इसलिए आप मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। जैसे आपने मेरे माता पिता को बुलाया था वैसे ही मुझे भी अपने पास बुला लीजिए भगवान जी। इतना कहकर विद्या फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? मैं यहाँ जंगलों से लकड़ियाँ काटकर अपने घर ले जा रही थी, लेकिन तभी मेरे पैरों में एक कांटा चुभ गया। इस वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। तो क्या तुम मेरी यह लकड़ियाँ मेरे घर पर पहुँचाने में मेरी मदद करोगी? ठीक है अम्मा, दीजिए ये लकड़ियाँ, मैं आपके घर लेकर चलती हूँ। इतना कहकर विद्या वह लकड़ियों का गट्ठर उठाकर उस बूढ़ी महिला के घर पर छोड़ देती है। यह देखकर वह बूढ़ी महिला बहुत ही खुश हो जाती है और वह अपने घर में दिव्या को बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाने को देती है। विद्या दुखी होकर खाना खा रही होती है। तभी वह बूढ़ी महिला विद्या को यूं उदास खाना खाते हुए देखकर उससे पूछती है, बेटी, क्या बात है? क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, यह खाना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन काश ऐसा खाना मैं रोज खा पाती, लेकिन मेरे नसीब में कहाँ। ठीक है अम्मा, अब मैं चलती हूँ, वरना मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत डांटेगी। विद्या यह कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वह बूढ़ी महिला उसे रोककर उससे कहती है, रुक जाओ बेटी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की हो। इसलिए तुम्हारे इस अच्छे स्वभाव को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटी, ये जादुई लहंगे हैं। यह जादुई लहंगे मैं अपनी बेटियों के लिए लाई थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई, इसलिए अब ये लहंगे मेरे किसी काम के नहीं हैं। इसलिए इस लहंगे को अब तुम ले लो बेटी, और एक दिन तुम यही लहंगा पहनकर मुझसे मिलना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, जो आपने मुझे यह इतना सुंदर लहंगा दिया। विद्या वो लहंगा अपनी सौतेली माँ से छुपाते हुए अपने कमरे में ले आती है। उसी वक्त उसकी सौतेली माँ उसे आवाज लगाते हुए बुलाती है, अरे ओ महारानी, तू तो मुझे कहकर गई थी कि 10 मिनट में घर वापस आ जाऊंगी, लेकिन तूने तो पूरा दिन ही निकाल दिया आने में। वो माँ, मैं आ ही रही थी, लेकिन काजल ने मुझे जबरदस्ती खाना खाने के लिए रोक लिया था। अरे वाह, मैं यहाँ सुबह से भूखी बैठी हूँ
और महारानी खाना खाकर आ रही है। इतना कहकर कावेरी विद्या को एक थप्पड़ मारती है। माँ, मुझे मत मारो, मैं अभी जाकर आपके लिए खाना बना देती हूँ। इसके बाद विद्या जब किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो वो देखती है किचन में खाना अपने आप बना हुआ है। यह देखकर विद्या हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, अरे ये खाना किसने बनाया? और अगर माँ ने ये खाना बनाया होता फिर तो वो मुझसे बोलती ही नहीं खाना बनाने के लिए। लेकिन फिर यह खाना आया कहाँ से? चलो कोई नहीं, मैं पहले ये खाना ले जाकर माँ को दे देती हूँ, वरना वो मुझे फिर से मारेगी। इतना कहकर विद्या अपनी माँ को खाना देने चली जाती है। अरे ये क्या, तूने तो आज बड़ी जल्दी खाना बना दिया। लगता है थप्पड़ से तेरे अकल ठिकाने आ गई है। फिर तो मुझे रोज ऐसे ही तुझे थप्पड़ मार देना चाहिए ताकि तू इसी तरह फुर्ती से काम करती रहे। और हाँ, तू अब जाकर मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मुझे कहीं बाहर जाने हैं। विद्या कमरे में जाकर कपड़े प्रेस करने लग जाती है और उससे गलती से उसकी माँ के कपड़े जल जाते हैं। यह देखकर कावेरी उस पर गुस्सा करने लगती है। अरे मनहूस लड़की, ये क्या किया तूने? मेरा इतना एक्सपेंसिव ड्रेस जला दिया। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती से हो गया। अच्छा, तो तुझसे सारे काम गलती से ही होता है। तुझे पता भी है कि तूने मेरे कितने महंगे कपड़े जला दिए हैं। माँ, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माँ, माफ कर दो तुझे? नहीं, आज तो मैं तुझे सिर्फ सजा दूंगी, वो भी इसी प्रेस से जिससे तूने मेरे कपड़े जलाए हैं। इतना कहकर कावेरी जैसे ही उस प्रेस को विद्या के हाथ पर रखने जाती है, वैसे ही वो प्रेस एक सुंदर से ब्रेसलेट में बदल जाता है, जिसे देखकर कावेरी बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, ये प्रेस ब्रेसलेट में कैसे बदल गया? सच बता, कहीं तू किसी से जादू टोना तो नहीं सीख कर आई है? कोई बात नहीं, मैं तो तुझे बाद में बताती हूँ। यह कहकर कावेरी अपने कमरे में चली जाती है और वहीं विद्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर वह भी अपने कमरे में चली जाती है। वह जैसे ही अपने कमरे में जाती है तब वह देखती है कि उस अम्मा ने उसे जो 2 लहंगे दिए थे उसमें से तेज रोशनी निकल रही है और वह लहंगे सूरज की तरह पूरे कमरे में चमक रहा है। तभी विद्या कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, ये लहंगे इतने चमक क्यों रहे हैं? उसी समय उन लहंगों में से एक आवाज आती है, सुनो विद्या, हम कोई मामूली लहंगे नहीं हैं, बल्कि 2 जादुई लहंगे हैं और अभी तक तुमने जो भी देखा वह सब कुछ हम दोनों ही कर रहे थे। सच में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप लोग नहीं होते तो पता नहीं आज मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या करती। विद्या, अब तुम चिंता मत करो, हमारे होते हुए तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और हाँ, अब तुम हमसे अपने मनपसंद की कोई भी चीजें मांग सकती हो। तो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जादुई लहंगे? मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, तो क्या तुम मुझे यह सब दे सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। उस लहंगे के इतना कहते ही उस लहंगे में से सुंदर सुंदर कपड़े बाहर आने लगते हैं और दूसरे लहंगे में से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बाहर निकलने लगता है। यह देखकर विद्या बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, यह सब तो बहुत ही अच्छा है। आप दोनों लहंगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे आप लोगों से एक मदद और चाहिए। क्या आप लोग मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं जिससे मैं अपने जैसे और भी गरीब लोगों की मदद कर पाऊं? अरे क्यों नहीं विद्या, तुम लोगों के बारे में इतना सोचती हो तो हम तुम्हारे इस नेक काम में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उसी समय उन दोनों जादुई लहंगों में से नोटों की गड्डियां बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तभी अचानक से कावेरी दूर खड़ी यह सब कुछ देख लेती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, ये मनहूस लड़की यह सब इन जादुई दोनों लहंगों की मदद से कर रही है और अब यह इतना सारा पैसा लेकर गरीब भिखारियों में उड़ाने जा रही है। नहीं, हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसी दिन रात हो जाने के बाद
कावेरी चुपके से विद्या के कमरे में जाती है और उसके कमरे से वह जादुई लहंगे चुराकर अपने कमरे में ले आती है और कहती है, अब आएगा मजा, अब मैं भी दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। तो ये जादुई लहंगे मेरे इस कमरे को नोटों की गड्डियों से भर दो। कावेरी के इतना कहते ही उन दोनों लहंगों में से पैसे निकलने की जगह ढेर सारे पत्थर निकलकर कावेरी के सर पर गिरने लगते हैं और कावेरी जोर जोर से चिल्लाती रह जाती है। उसके अगले दिन वह जादुई लहंगे विद्या को सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, विद्या, मैंने तुम्हारी सौतेली माँ के अकल का ठिकाना तो लगा दिया, लेकिन तुम शायद एक बात भूल रही हो। तुम्हें यह लहंगा पहनकर उस बूढ़ी अम्मा के घर जाना था। अरे हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गई कि उस अम्मा ने मुझे बुलाया भी था। उसके बाद दिव्या वह लहंगा पहनकर उस बूढ़ी अम्मा के घर जाती है। तब वह देखती है वहाँ एक जादूगरनी खड़ी होती है और उस जादूगरनी को देखकर विद्या कहती है, अरे आप कौन हो और वह अम्मा कहाँ गई? विद्या, मैं ही वह बूढ़ी अम्मा हूँ जिसने तुम्हें वो जादुई लहंगे दिए थे, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और अब तुम अपना जीवन खुशी से बिता सकोगी। सही कहा आपने। अब मुझे भी समझ में आ गया कि जो कुछ भी होता है हमेशा वो अच्छे के लिए ही होता है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। उस दिन से विद्या हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है और अब उसकी सौतेली माँ भी उसे परेशान नहीं किया करती थी और वह उसकी खूब सेवा किया करती थी। सोने और चांदी के बेड का जादू। सुमन रामगढ़ राज्य के छोटे से गांव में अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। सुमन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिताजी दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करते थे और उसी से उनके घर का खर्चा चलता था। लेकिन सुमन की माँ सुलोचना बहुत ही समझदार महिला थी। वह कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करती थी। वह कम पैसों में भी बहुत अच्छे से अपना घर चला लेती थी, जिस वजह से उनके घर में कोई भी सुख सुविधा न होने के बावजूद भी सभी बहुत ही सुखी सुखी रह रहे थे। सुमन गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। सुमन की एक सहेली थी रीना। रीना गांव की ही जमींदार की बेटी थी। अरे सुमन, आज फिर तूने स्कूल आने में देरी कर दी। मुझे तुम्हें एक बहुत ही खास चीज दिखानी है। खैर, अब मैडम के आने का समय हो गया है। मैं तुम्हें छुट्टी के टाइम दिखाऊंगी। और फिर सभी बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं। छुट्टी होने के बाद रीना सुमन को अपनी नई साइकिल दिखाती है। सुमन, ये देखो, ये मेरी नई साइकिल है। अच्छी है ना? अब से मैं इसी से स्कूल जाया करूंगी। इसी बहाने मेरा थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा। हाँ रीना, ये साइकिल वाकई बहुत अच्छी है और तुम भी बहुत अच्छी हो। मुझे तुम्हें यूँ खुश देखकर बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा सुमन, तुझे पता है मेरे पापा ने मुझे ये साइकिल किस खुशी में दिलाई है? किस खुशी में? अरे पागल, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और ये साइकिल तो कुछ भी नहीं है। देखना, मेरे जन्मदिन पर मुझे और कितने सारे गिफ्ट मिलते हैं। अच्छा सुन, तू भी मेरे जन्मदिन पर आना और देखना मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनता है। ठीक है रीना, मैं जरूर आऊंगी। सुमन, तुझे तो पता ही है हम सब कितने अमीर लोग हैं और मेरी माँ को तो गंदे और गरीब लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए तू थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आना। देख, बुरा मत मान, लेकिन मेरी इज्जत का सवाल है। रीना, तुझे तो पता है ना मेरे माँ बाबा कितनी मेहनत से घर का खर्चा चलाते हैं। मैं अभी उनसे नए कपड़े का डिमांड नहीं कर सकती। अगर मेरे आने से तुम्हारी इंसल्ट होगी तो फिर मैं नहीं आऊंगी। अरे तू तो एकदम ही बुरा मान गई। मेरे कहने का मतलब समझने की कोशिश कर। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तू आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। घर आने के बाद सुमन को पता चलता है कि उसके बाबा की तबीयत खराब है और उसकी माँ उन्हें ठंडे पानी की पट्टी कर रही है। माँ, बाबा को तो बहुत तेज बुखार है।
आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर आती हूँ। देखिए, बारिश में भीगने से इनको निमोनिया हो गया है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें ले आइए। और इन्हें जमीन पर बिल्कुल सोने नहीं दीजिएगा। जमीन पर सोने से इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब। सुलोचना ने कुछ पैसे घर के लिए जोड़ रखे थे, उसी से वो अपने पति के लिए दवाई और एक सस्ता सा खाट खरीद कर ले आती है। माँ, आज मेरी सहेली रीना का जन्मदिन है, तो मैं स्कूल से सीधा रीना के घर जाऊंगी, तो मेरा इंतजार मत करना और आप और बाबा खाना खाकर सो जाना। बेटी, वो लोग बहुत अमीर लोग हैं, उनसे हमारा कोई मेल नहीं है बेटी, इन लोगों से दूर रहा करो। माँ, रीना ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है और वो मुझे बहुत मानती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम को खाना खा कर ही आऊंगी। इतना बोलकर सुमन रीना के घर पार्टी में चली जाती है। पार्टी में सुमन को देखकर सभी सुमन का खूब मजाक उड़ाते हैं। अरे, ये कौन है? लगता है ये यहाँ साफ सफाई करने आई है। अरे हाँ, शायद नौकरानी की बेटी होगी। तभी वहाँ रीना आ जाती है। सुमन, मेरे साथ आओ। सुमन, क्या जरूरत थी इन कपड़ों में सबके सामने आने की? ये लो कपड़े और जाकर जल्दी से इसे पहन लो। बाहर तुमने देखा नहीं कितने बड़े बड़े लोग हैं सारे। अब सब तुम्हें ऐसे देखकर नौकरानी ही समझेंगे ना। अब जाओ और चेंज करके आओ। सुमन को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह रीना का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसके दिए कपड़े पहन लेती है। लेकिन फिर भी पार्टी में सभी उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। साथ ही रीना भी अपने अमीर दोस्तों के साथ मिलकर सुमन पर हंसती है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रीना सुमन को अपने साथ रोक लेती है। अरे सुमन, थोड़ी देर और रुक जाना, मुझे आज इतना सारा गिफ्ट मिला है, मैं अकेले उसे खोल नहीं पाऊंगी। आजा, मेरी हेल्प कर दे। सुमन रीना के साथ उसके गिफ्ट का अनबॉक्सिंग करने लगती है। साथ ही रीना सुमन को अपने सारे गिफ्ट दिखाकर चिढ़ा रही होती है। सुमन, तूने तो कभी ये सारे गिफ्ट देखे भी नहीं होंगे, है ना? हाँ, तुम देखोगी भी कैसे? तुम्हारे पापा कितने गरीब हैं, अब तुम्हारे नसीब में ये सब कहाँ। तभी बाहर जोरों की बारिश होने लगती है। रीना, मुझे अब घर जाना चाहिए, मेरे माँ बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर बारिश इतनी तेज है कि मेरा जाना मुश्किल हो रहा है। तो तू चिंता क्यों कर रही है? यहीं रुक जा आज की रात। और वैसे भी तू घर पर बताकर ही आई है, वो लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे। इसी बहाने तुझे मेरे इतने बड़े घर में मुलायम से बिस्तर पर सोने का मौका भी मिल जाएगा। आखिर तुमने जीवन में कभी ऐसा बेड पर नहीं सोया होगा। सुमन के पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वह रीना के घर रुकने को तैयार हो जाती है। रीना हर बात पर सुमन को खुद से नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसा ही जब सभी रात को खाना खा रहे थे तो रीना सुमन से कहती है, अरे सुमन, तुम और कुछ लोगी? नहीं रीना, मेरा पेट भर गया है। अरे खा लो, पता नहीं जिंदगी में फिर तुम्हें दोबारा ऐसा खाना खाने को मिले भी या नहीं। वैसे भी तुम्हारे घर वाले खाने में कहाँ ये सब बनाते होंगे, खाओ खाओ। रीना का यूं बार बार ताना देना सुमन के सीने में चाकू की तरह चुभ रहा था, लेकिन वह बिना कुछ बोले कमरे में चली जाती है। तभी रीना बोलती है, सुमन, तुम एक काम करो, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, तुम्हें फिर जिंदगी में दोबारा बेड पर सोने का कभी मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी तुम लोग तो जमीन पर ही सोती हो ना, पर आज बेड पर सोकर देखो, बहुत ही आराम मिलेगा। मैं यहाँ अपने फेवरेट सोफे पर सो जाती हूँ। गुड नाइट। रीना फिर एक बार सुमन की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। सुमन बेड पर सोने चली जाती है। सुमन को बेड पर लेटकर बहुत ही अच्छा लगता है। वह बेड बहुत ही गद्देदार और मुलायम था। यह देखकर सुमन सोचती है, यह बेड तो बहुत ही अच्छा है, काश कि हमारे पास भी ऐसा बेड होता। रीना सही ही तो कह रही है, मैं आज तक कभी इतने सुख का अनुभव नहीं की जितना कि आज कर रही हूँ। सुमन यही सब सोचते हुए सो जाती है। सुमन को उस रात बहुत ही सुकून की नींद आती है। घर पहुंचकर सुमन अपनी माँ से रीना के बेड की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। माँ,
तुझे पता है, कल रात मैं रीना के घर पर एक जादुई बेड पर सोई। उस पर सोते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी फूलों की बिस्तर पर सोई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई माँ। आज से पहले मुझे इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई थी। सुमन को इतना खुश देखकर उसकी माँ मन में सोचती है, हे ऊपर वाले, काश कि तूने दुनिया में गरीबी दी ही नहीं होती तो कितना अच्छा होता। सबके बच्चे रीना बिटिया की तरह ही खुश रहती। आज पहली बार मैंने अपनी बेटी को इतना खुश देखा है और मैं अपनी बेटी के चेहरे से ये मुस्कान कभी हटने नहीं दे सकती। पहली बार मेरी बेटी को कोई चीज दिल से पसंद आई है। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और अपनी बेटी के लिए एक बेड लेकर आऊंगी। माँ, कहाँ खो गई हो? बाबा कब से तुम्हें आवाज लगा रहे हैं। खाना नहीं खाना है क्या? हाँ बेटी, मैं अभी खाना लगाती हूँ। उस दिन से सुलोचना भी अपने पति के साथ खेतों में मजदूरी करने लगती है और सुलोचना को जो भी पैसे मजदूरी में मिलते वह उसे जोड़ने लगती है। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सुलोचना को 5,000 रुपए मिलते हैं। सुलोचना उन पैसों को लेकर बेड खरीदने बाजार चली जाती है और बेड का एक दुकान देखकर उसके अंदर जाकर बोलती है, भाई साहब, मुझे बेड लेनी है, कितने तक का आ जाएगा? हमारे पास 10,000 से लेकर 50,000 तक का बेड है। आप बताइए आपको किस रेंज तक बेड चाहिए? क्या इतना महंगा? क्या कुछ कम नहीं हो सकता? हमारे यहाँ एक ही दाम है। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे कस्टमर आ जाते हैं। भाई साहब, मैं ये बेड अपनी बेटी को तोहफे में देना चाहती हूँ। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि इस जन्मदिन पर मैं उसे बेड ला कर दूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 5,000 ही है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले महीने ही आकर मैं आपको आपके बाकी के 5,000 दे जाऊंगी। कृपा करके मुझे 10,000 वाला बेड दे दीजिए। सुबह सुबह चूना लगाने के लिए मैं ही मिला हूँ तुम्हें? जा और जाकर किसी और को चूना लगा। काम का टाइम है, दिमाग खराब मत कर। निकल यहाँ से, अब जा ना। यह सुनकर सुलोचना बहुत ही दुखी हो जाती है। वह 2-3 दुकानों में जाती है लेकिन हर कोई उसे डांट कर भगा देता है। सुलोचना बहुत ही निराश मन से घर जाने लगती है। मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चों की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। मैंने आज तक कभी अपनी बेटी का जन्मदिन नहीं मनाया, ना ही उसे बताया है कि कल उसका जन्मदिन है। आज पहली बार एक छोटी सी खुशियाँ मनाने की सोची तो वो भी मुझसे नहीं हो पा रहा है। सुलोचना यही सोचते हुए चली जा रही थी। तभी वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? अब मैं घर कैसे जाऊं? सुलोचना वापस घर आने का बहुत ही रास्ता ढूंढती है लेकिन वह जंगल में फंसती ही चली जाती है। उसे बाहर आने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। वह वहीं रोने लगती है। तभी उसके सामने एक परी आती है और बोलती है, क्या हुआ? और तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? और तो तुम रो क्यों रही हो? सुलोचना परी को अपनी सारी बातें बताती है। यह सुनकर वह परी सुलोचना से कहती है, तुम चिंता मत करो, यहाँ से बाहर जाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हारी सारी परेशानी को भी दूर करूँगी। तभी परी एक जादू करती है और वहाँ एक जादुई सोने वाला बेड प्रकट हो जाता है। परी उस बेड को सुलोचना को देते हुए बोलती है, यह लो सुलोचना, ये तुम्हारी बेटी के लिए जन्मदिन का तोहफा है। और हाँ, यह कोई मामूली बेड नहीं बल्कि जादुई बेड है। तुम इस सोने के बेड पर लेटकर जो भी कहोगी वो सब सच हो जाएगा। सुलोचना उस सोने के बेड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वह बेड तो जैसा उसने सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा था। सुलोचना उस परी का धन्यवाद कर उस बेड पर लेट जाती है और बोलती है, हे जादुई बेड, मुझे घर ले चलो। तभी एक जादू होता है और सुलोचना अपने सोने के बेड के साथ घर आ जाती है। घर आने के बाद सुलोचना अपनी बेटी को बुलाती है। सुलोचना अपनी बेटी सुमन को सारी बातें बताती है और यह भी बताती है, बेटी, यह कोई साधारण बेड नहीं है बल्कि जादुई सोने का बेड है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो
मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। इतना बोलकर सुलोचना उस बेड पर लेट जाती है और बोलती है, हे जादुई बेड, हमारी सारी गरीबी दूर कर दो। सुलोचना के इतना बोलते ही उनका घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है और वे लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी सुमन का जन्मदिन भी मनाते हैं। सुमन अपनी दोस्त रीना को भी अपनी जन्मदिन की पार्टी में बुलाती है। आखिर ये गरीब सुमन एकदम से इतनी अमीर कैसे हो गई? और इसका रहन सहन तो देखो कितना स्टैंडर्ड हो गया है। आखिर एकदम से ऐसा क्या हो गया? मुझे पता लगाना ही होगा। रीना जब सुमन के घर जाती है तब सुमन से पूछती है, अरे सुमन, अचानक से तुम लोग इतने अमीर कैसे हो गए? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? सुमन रीना को जादुई सोने के बेड के बारे में सब कुछ बताती है। यह सब सुनने के बाद रीना मन ही मन उस जंगल में जाकर उस परी से मिलने का सोचती है। अगले दिन रीना परी से मिलने के लिए उस जंगल में चली जाती है। रीना जंगल में परी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे जंगल में वो परी कहीं नहीं मिलती है। लगता है इस सुमन की बच्ची ने मुझसे झूठ कहा। यहाँ तो मुझे कोई परी नजर नहीं आ रही है। और तो और मैं तो घर जाने का रास्ता भी भूल चुकी हूँ। मैं इस जंगल से बाहर कैसे निकलूं? लगता है इस सुमन की बच्ची ने मुझसे झूठ कहा। यहाँ ना तो मुझे कहीं वो परी दिखाई दी और ना ही मुझे घर जाने का रास्ता मिल रहा है। मैं इस जंगल से बाहर कैसे निकलूं? हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो भगवान। रीना बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, लेकिन उसे जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। रीना, यह मायावी जंगल है। इस जंगल से केवल नेक दिल इंसान ही बाहर जा सकते हैं। पर तुम तो यहाँ लालच में आई थी, इसलिए अब तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा सकती हो। परी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए परी जी, बस मुझे मेरे माँ बाबा के पास पहुँचा दो। परी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अब किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही किसी से ईर्ष्या करूंगी, बल्कि मैं हर जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। प्लीज परी जी, मुझे घर पहुंचा दीजिए। रीना, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम्हारे मन में लालच आ गया था, पर अब तुम उस लालच से बाहर आ चुकी हो। ये लो, ये जादुई चांदी का बेड है। इस बेड पर लेटकर तुम जो भी बोलोगी वो सच हो जाएगा। और ध्यान रहे, इस बेड का हमेशा अच्छे के लिए ही इस्तेमाल करना, वरना ये बेड गायब हो जाएगा। रीना परी का धन्यवाद कर उस जादुई बेड के साथ अपने घर आ जाती है। उस दिन के बाद से रीना पूरी तरह बदल जाती है और सभी की बहुत मदद करती है, वो भी बिना किसी को नीचा दिखाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।